नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है ज्ञानदीप विद्यालय के चैनल पर। इस चैनल पर लगातार ऑनलाइन क्लास के क्रम में मैं सुभाष कुमार आपके सामने बायोलॉजी 12th क्लास की प्रथम क्लास लेकर उपस्थित हूँ। बात करें आपके सिलेबस की, आरबीएससी के सिलेबस के अंदर आपके लगभग 42 चैप्टर हैं। 12th क्लास की बायोलॉजी के अंदर 42 चैप्टर हैं। इस 42 चैप्टर में लगभग 10 यूनिट हैं। हम प्रथम यूनिट स्टार्ट करेंगे। प्रथम यूनिट का नाम है आवर्तबीजी पादपों में जनन एवं विकास। आवर्तबीजी पादपों में जनन एवं विकास। यह यूनिट आपके सिलेबस में 4 नंबर की है। इस यूनिट में 4 चैप्टर हैं। प्रथम चैप्टर आवर्तबीजी पादपों में जनन, आवर्तबीजी पादपों में जनन। हम फर्स्ट चैप्टर आवर्तबीजी पादपों में जनन स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर अपन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी होना जरूरी है। बेसिक जानकारी जो अपन ने 11th में पढ़ी थी। 11th क्लास में अपन ने पढ़ा था कि एक वैज्ञानिक था वी टेकर। वी टेकर ने 1969 में पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत किया था। 5 जगत कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनीमेलिया। वी टेकर 1969 में उन्होंने पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत किया है। 5 जगत कौन कौन से हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनीमेलिया। अपन को इस चैप्टर में बात करनी है प्लांटी के बारे में। प्लांटी को अपन वनस्पति जगत या पादप जगत भी कहते हैं। प्लांटी जगत को क्या कहते हैं? वनस्पति जगत या पादप जगत भी कहते हैं। अब वनस्पति जगत की बात करें तो इसके अंदर उन समस्त जीवों को रखा गया है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। प्लांटी जगत में उन समस्त जीवों को रखा गया है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, अर्थात स्वकोशी होते हैं। अब वनस्पति जगत को भी लगभग 5 वर्गों के अंदर वर्गीकृत किया गया है। 5 वर्गों के अंदर वर्गीकृत किया गया है। 5 वर्ग कौन कौन से हैं? शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। प्लांटी जगत को 5 वर्गों के अंदर वर्गीकृत किया गया है, जिनमें कौन कौन से हैं? शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म एवं जिम्नोस्पर्म। अब अपन को बात करनी है एंजियोस्पर्म के बारे में। एंजियोस्पर्म को क्या बोलते हैं? आवर्तबीजी पादप। जिम्नोस्पर्म अनावर्तबीजी पादप।
अब यहाँ पर एक बेसिक क्वेश्चन बनता है। बेसिक क्वेश्चन कौन सा है? ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहते हैं। यानी कि कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पादप जगत का उभयचर किसे कहते हैं? तो आंसर क्या होगा? ब्रायोफाइटा। अब बात करें एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में क्या अंतर है, इसके बारे में भी अपन को जानकारी होना आवश्यक है। अब देखो, आवर्तबीजी पादप या एंजियोस्पर्म क्या होते हैं और जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, या इनके अंदर क्या क्या अंतर है। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को अपन पुष्पी पादप भी कहते हैं, आवर्तबीजी पादप भी कहते हैं। पुष्पी पादप क्यों कहते हैं? क्योंकि एंजियोस्पर्म या आवर्तबीजी पादपों के अंदर, एंजियोस्पर्म या आवर्तबीजी पादपों के अंदर परागकण एवं बीजांड, परागकण एवं बीजांड एक विशिष्ट संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? पुष्प कहते हैं। इनके अंदर क्या होता है? परागकण व बीजांड, परागकण व बीजांड मिलकर एक विशिष्ट संरचना का निर्माण करते हैं, विशिष्ट संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? पुष्प कहते हैं। एंजियोस्पर्म या आवर्तबीजी पादपों के अंदर परागकण व बीजांड विशिष्ट संरचना का निर्माण करते हैं। उस संरचना को क्या कहते हैं? पुष्प कहते हैं। अतः इस वर्ग को क्या कहते हैं? पुष्पी पादपों का वर्ग भी कहते हैं। अपन को इस चैप्टर में एंजियोस्पर्म या आवर्तबीजी पादपों के बारे में ही अध्ययन करना है। अब एंजियोस्पर्म या आवर्तबीजी पादपों की एक और परिभाषा होती है, वो क्या होती है, या फिर इसका एक विशिष्ट लक्षण होता है। क्या होता है कि इस प्रकार के पादपों में अगुणित जिसे एन से रिप्रेजेंट करते हैं, वह द्विगुणित, द्विगुणित को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? 2n से। एंजियोस्पर्म पादपों में अगुणित व द्विगुणित पीढ़ी अवस्था एकांतर क्रम में चलती है। यानी कि पीढ़ी एकांतरण n व 2n या अगुणित व द्विगुणित रूप में चलती है। यह एंजियोस्पर्म या पुष्पी पादपों की एक विशिष्ट लक्षण होता है। अब अगुणित पादप व द्विगुणित, अगुणित पीढ़ी और द्विगुणित पीढ़ी के अंदर अंतर क्या होता है? अगुणित यानी कि n और द्विगुणित यानी कि 2n। 2n एक स्वतंत्र होता है, यानी 2n पीढ़ी या द्विगुणित पीढ़ी क्या होती है? स्वतंत्र होती है, और n इस पर क्या होती है? आश्रित होती है। 2n स्वतंत्र पीढ़ी होती है, जबकि अगुणित या n पीढ़ी इसके ऊपर क्या होती है? आश्रित होती है। द्विगुणित या 2n दीर्घकालीन होती है। क्या होती है? दीर्घकालीन। द्विगुणित अवस्था या द्विगुणित पीढ़ी क्या होती है? दीर्घकाली होती है, जबकि अगुणित अवस्था क्या होती है? सूक्ष्मकाली होती है, यानी कि कम समय के लिए उपस्थित होती है। यह बात होगी अगुणित और द्विगुणित के बारे में। अब देखिए, एंजियोस्पर्म या आवर्तबीजी पादपों में, एंजियोस्पर्म या आवर्तबीजी पादपों में भी आगे और वर्गीकरण किया गया है। आवर्तबीजी पादपों को आगे और वर्गीकृत किया गया है। एंजियोस्पर्म को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। दो वर्ग कौन कौन से हैं आवर्तबीजी के अंदर? एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। आवर्तबीजियों को दो वर्गों में
और वर्गीकृत किया गया है वो कौन कौन से हैं? एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री के अंदर अंतर क्या होता है? एक बीजपत्री पादप जिनके अंदर एक ही बीजपत्र उपस्थित होता है, द्विबीजपत्री पादप जिनके अंदर दो बीजपत्र पाए जाते हैं, दो बीजपत्र पाए जाते हैं, इनके अंदर एक ही बीजपत्र उपस्थित होता है। एक बीजपत्री के अंदर एक बीजपत्र उपस्थित होता है, द्विबीजपत्री के अंदर दो बीजपत्र उपस्थित होते हैं। दूसरी बात, एक बीजपत्री के अंदर पत्तियों में समांतर शिरा विन्यास पाया जाता है। कौन सा विन्यास पाया जाता है? समांतर शिरा विन्यास। जबकि द्विबीजपत्री पादपों में जालिकाबद्ध शिरा विन्यास पाया जाता है। एक बीजपत्री पादपों की पत्तियों में समांतर शिरा विन्यास पाया जाता है, जबकि द्विबीजपत्री पादपों की पत्तियों में जालिकाबद्ध शिरा विन्यास पाया जाता है। ये थी आवर्तबीजी पादपों के बारे में बेसिक जानकारी, यानी कि इन सब के बारे में अपन 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब आते हैं अपन चैप्टर पर। अपना टॉपिक है आवर्तबीजी पादपों में जनन। अब देखिए, आवर्तबीजी पादपों में जनन। तो आवर्तबीजी पादपों में जनन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। आवर्तबीजी पादपों में जनन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कौन कौन से हैं? अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक और लैंगिक, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अब अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, लैंगिक जनन किसे कहते हैं, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। अलैंगिक जनन की परिभाषा क्या होगी? पादपों में होने वाला ऐसा जनन जो युग्मक संलयन युग्मक निर्माण तथा बिना अर्धसूत्री विभाजन के संपन्न होता है। अलैंगिक जनन किसे कहेंगे? पादपों में होने वाला ऐसा जनन जो बिना युग्मक संलयन, बिना युग्मक निर्माण व बिना अर्धसूत्री विभाजन के संपन्न होता है, उसे क्या कहेंगे? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की परिभाषा फिर से रिपीट कर रहा हूं। ऐसा जनन जो बिना युग्मक संलयन, बिना युग्मक निर्माण व बिना अर्धसूत्री विभाजन के संपन्न हो, ऐसा जनन क्या कहलाएगा? अलैंगिक जनन। फिर बात करते हैं लैंगिक जनन की। तो लैंगिक जनन बिल्कुल इसके विपरीत होता है, यानी कि इसके अंदर युग्मक संलयन नहीं हो रहा, युग्मक निर्माण नहीं हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन नहीं हो रहा है। तो वहीं पर लैंगिक जनन के अंदर क्या होगा? युग्मक निर्माण होगा, संलयन युग्मकों का होगा, दूसरा अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया भी होगी। ऐसे जनन को क्या कहेंगे? लैंगिक जनन। पहले अपन बात कर लेते हैं अलैंगिक जनन की। अलैंगिक जनन परिभाषा हो गई, बिना युग्मक संलयन, बिना युग्मक निर्माण व बिना अर्धसूत्री विभाजन के संपन्न होने वाला जनन क्या कहलाएगा? अलैंगिक जनन। अब अलैंगिक जनन को भी दो भागों में बांटा गया है। अलैंगिक जनन को भी दो भागों में बांटा गया है। अलैंगिक जनन को कौन कौन से दो भागों में बांटा गया है, देखते हैं। अलैंगिक जनन को प्राकृतिक अलैंगिक जनन को दो भागों के अंदर वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से हैं? अनिषेक बीज जनन, अनिषेक बीज जनन, और दूसरा है
कायिक जनन, कायिक जनन, अलैंगिक बीज जनन, अनिषेक बीज जनन और कायिक जनन। अनिषेक बीज जनन किसे कहते हैं, कायिक जनन क्या होता है, इनके बारे में देखो। सबसे पहले अनिषेक बीज जनन। अनिषेक बीज जनन की परिभाषा इसी के नाम में छुपी हुई है। देखो, ए का मतलब होता है बिना, निषेक यानी कि निषेचन, बिना निषेचन के बीज जनन यानी कि बीज के द्वारा जनन। ए का मतलब क्या हो गया रे, बिना, निषेक, निषेचन, निषेक का मतलब निषेचन, बीज यानी कि बीज के द्वारा जनन, बीज के द्वारा जनन। अनिषेक बीज जनन की परिभाषा इसी के नाम में छुपी हुई है, क्या होगी, ए का मतलब हो गया बिना, निषेक का मतलब निषेचन और बीज जनन यानी कि बीज के द्वारा जनन। बिना निषेचन बीज के द्वारा होने वाला जनन क्या कहलाएगा, अनिषेक बीज जनन कहलाएगा। अब बात कर लेते हैं अपन कायिक जनन की। कायिक जनन, कायिक जनन किसे कहेंगे, ऐसा जनन जिसके अंदर पादप का जननांग के अतिरिक्त किसी भी भाग द्वारा नए पादप का निर्माण होता है। यानी कि कायिक जनन किसे कहेंगे, पादपों में होने वाला ऐसा जनन जो जननांग के अतिरिक्त, जननांग के अतिरिक्त, जननांग के अतिरिक्त किसी भी पादप भाग से, जननांग के अतिरिक्त किसी भी पादप भाग से नए पादप का निर्माण, नए पादप का निर्माण। कायिक जनन किसे कहेंगे, जननांग के अतिरिक्त किसी भी पादप भाग से नए पादप का निर्माण होना क्या कहलाता है, कायिक जनन कहलाता है। अब देखो, जननांग क्या होते हैं, जननांग होते हैं दो प्रकार के, कौन कौन से, जायांग और पुंकेसर। जननांग दो प्रकार के होते हैं, जायांग और पुंकेसर, जिनमें से जायांग क्या है, मादा जननांग और पुंकेसर क्या है, नर जननांग। मादा जननांग, नर जननांग, जायांग और पुंकेसर के बिना पादप के किसी भी भाग से नए पादप का निर्माण होना क्या कहलाएगा, कायिक जनन कहलाएगा। अब पादप के अन्य भाग कौन से हो गए, जड़, तना और पत्ती, जड़, तना और पत्ती। अब देखो, ये बात होगी, अलैंगिक जनन को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, अनिषेक बीज जनन और कायिक जनन। अनिषेक बीज जनन किसे कहेंगे, अ यानी बिना, निषेक यानी निषेचन, बीज जनन बीज के द्वारा जनन यानी कि पादपों में होने वाला बीज के द्वारा जनन जो बिना निषेचन के होता है उसे क्या कहेंगे, अनिषेक बीज जनन। दूसरा कायिक जनन, कायिक जनन किसे कहेंगे, जननांग के अतिरिक्त, जननांग के अतिरिक्त किसी भी पादप भाग से नए पादप का निर्माण होना क्या कहलाएगा, कायिक जनन। अब इसके अंदर एक शब्द आया है जननांग। जननांग क्या होते हैं, पादपों में पाए जाने वाले नर व मादा जननांग, जो कौन कौन से होते हैं, जायांग और पुंकेसर। जायांग क्या होता है, मादा जननांग, और पुंकेसर क्या होता है, नर जननांग। ये हो गया कायिक जनन। अब देखते हैं कायिक जनन को आगे और भी वर्गीकृत किया गया है। कायिक जनन, कायिक जनन को दो भागों में और वर्गीकृत किया गया है। दो भाग कौन कौन से हैं, प्राकृतिक कायिक जनन
प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन। कायिक जनन को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन क्या होता है, कृत्रिम कायिक जनन क्या होता है? अब देखो, प्राकृतिक कायिक जनन की परिभाषा। प्राकृतिक कायिक जनन किसे कहेंगे? पादपों में होने वाला ऐसा जनन जो पहले से प्रकृति में व्याप्त होता है या फिर उसके अंदर मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। यानी कि प्राकृतिक कायिक जनन किसे कहेंगे? जो प्रकृति में पहले से व्याप्त है, प्रकृति में पहले से व्याप्त है तथा मनुष्य का हस्तक्षेप नहीं होता है। यानी कि ऐसा जनन जो प्रकृति में पहले से व्याप्त है और उसके अंदर मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, इस प्रकार का जनन क्या होता है? प्राकृतिक कायिक जनन कहलाता है। दूसरा होता है कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन क्या होता है? मनुष्य के द्वारा व्यवसाय के लिए मनुष्य हस्तक्षेप से करवाया गया जनन क्या कहलाएगा? कृत्रिम कायिक जनन। यानी कि ऐसा जनन जिसके अंदर मनुष्य का हस्तक्षेप होता है या मनुष्य के द्वारा करवाया जाता है, वो क्या हो गया? कृत्रिम कायिक जनन। पहले बात कर लेते हैं प्राकृतिक कायिक जनन की। प्राकृतिक कायिक जनन क्या होता है और कृत्रिम कायिक जनन क्या होता है, इसके बारे में अगली क्लास में।